नमस्कार। हमारे संविधान में कुछ ऐसे अधिकार हैं जो लोकतंत्र की जान हैं और इनमें से 3 अधिकार आर्टिकल 14, 19 और 21 मिलकर बनाते हैं संविधान का स्वर्णिम त्रिकोण। ये सिर्फ कानून की धाराएं नहीं बल्कि हमारी आज़ादी और गरिमा का एक मजबूत सुरक्षा कवच है। आज हम इसी त्रिकोण को समझेंगे। अनमोल वचन रिवीजन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले हम एक एक करके देखेंगे आर्टिकल 14, 19 और 21 को। फिर हम इन तीनों को जोड़ेंगे और समझेंगे कि ये स्वर्णिम त्रिकोण आखिर है क्या। इसके बाद एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात करेंगे कि जब अधिकारों में टकराव होता है तो क्या होता है, और आखिर में एक क्विक रिवीजन। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस त्रिकोण की नींव से। आर्टिकल 14 यानी समता का अधिकार, ये वो बेस है जिस पर बाकी सारे अधिकार टिके हुए हैं। अच्छा, तो आर्टिकल 14 में ना 2 बहुत इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं। पहला, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। और दूसरा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, यानी एक जैसे हालात में सबके साथ एक जैसा सुलूक। सुनने में एक जैसे लगते हैं ना, पर इनमें एक बहुत सटल सा फर्क है। चलिए उसी फर्क को समझते हैं। देखिए, फर्क इनकी नेचर में है। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। ये स्टेट को कुछ करने से रोकता है। ये कहता है कि भाई किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, इसीलिए इसे एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये स्टेट पर एक ड्यूटी डालता है कि वो ये एंश्योर करे कि एक जैसे सिचुएशन में सबके साथ बराबरी हो। ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। तो कुल मिलाकर आर्टिकल 14 का मकसद क्या है? इसका मकसद है रूल ऑफ लॉ लाना, मतलब कानून का राज हो, किसी भी मनमानी ना हो। हाँ, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सबके लिए एक जैसा कानून हो। स्टेट अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग कानून बना सकता है। इसे कहते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन। जैसे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए कानून अलग अलग हो सकते हैं, और ये बिल्कुल लॉजिकल है, आर्बिट्ररी नहीं। चलिए अब त्रिकोण के दूसरे कॉर्नर पर आते हैं। आर्टिकल 19 यानी स्वतंत्रता का अधिकार, और ये सही मायनों में किसी भी डेमोक्रेसी की जान है। यही वो अधिकार है जो हमें बोलने, अपनी बात रखने की आज़ादी देता है। आर्टिकल 19 के अंदर ना सिटीजन्स को 6 तरह की आज़ादियां मिलती हैं। इनमें सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यही तो वो अधिकार है जो एक हेल्दी डिबेट, मीडिया की आज़ादी और राइट टू नो का बेस बनता है। और सिर्फ यही नहीं, शांति से इकट्ठा होना, एसोसिएशन बनाना, देश में कहीं ने आना जाना, ये सब भी इसी में शामिल है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारी आज़ादियां एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब असीमित नहीं है। स्टेट इन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, जैसे कि देश की सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी के ग्राउंड्स पर। तो ये याद रखना जरूरी है कि अधिकार और जिम्मेदारियां दोनों साथ साथ चलते हैं। तो अब आते हैं इस त्रिकोण के तीसरे और शायद सबसे पावरफुल कॉर्नर पर, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने वक्त के साथ बहुत ज्यादा एक्सपैंड की है। आर्टिकल 21 बहुत साफ साफ कहता है कि किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी से सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के तहत ही डिप्राइव किया जा सकता है, वरना नहीं। और यहाँ लाइफ का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है। जुडिशरी ने बार बार कहा है कि इसका मतलब है अ लाइफ विद डिग्निटी, एक गरिमापूर्ण जीवन। और इसी गरिमापूर्ण जीवन की आइडिया को बेस बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का दायरा बहुत बढ़ा दिया है। आज राइट टू प्राइवेसी, राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, ये सब और कई और अधिकार आर्टिकल 21 का ही हिस्सा माने जाते हैं, क्योंकि इनके बिना डिग्निफाइड लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। और ये इवोल्यूशन रुका नहीं है। आज के डिजिटल एज में एक रीसेंट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कहा है कि इंटरनेट तक पहुंच यानी डिजिटल एक्सेस भी अब राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का एक हिस्सा है। सोचिए, ये दिखाता है कि हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो समय के साथ बदलती जरूरतों को समझता है। तो अब तक हमने तीनों कॉर्नर्स को अलग अलग समझ लिया। अब आते हैं इस डिस्कशन के सबसे क्रूशियल पार्ट पर कि ये तीनों अधिकार मिलकर ये गोल्डन ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं। तो सवाल यही है, आखिर इन्हें गोल्डन ट्रायंगल कहते ही क्यों हैं? क्या खास है इनमें? इसका जवाब ये है कि ये तीनों अकेले अकेले काम नहीं करते, ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे।
इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है, मैंने कहा, गांधी केस का लैंडमार्क जजमेंट। उस केस के बाद ये तय हो गया कि स्टेट का कोई भी एक्शन जो किसी की पर्सनल लिबर्टी को अफेक्ट करता है, उसे इन तीनों आर्टिकल्स की कसौटी पर खरा उतरना होगा। मतलब उसे 3 सवाल पास करने होंगे। पहला, आर्टिकल 14 पूछेगा क्या ये फेयर है, आर्बिट्री तो नहीं। दूसरा, आर्टिकल 19 पूछेगा क्या ये रीजनेबल है। और तीसरा, आर्टिकल 21 पूछेगा क्या जो प्रोसीजर है वो जस्ट और फेयर है। जब तीनों का जवाब हाँ में होगा तभी वो एक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। मतलब ये तीनों मिलकर एक तरह का सेफ्टी नेट बनाते हैं। अगर इस ट्रायंगल की एक भी साइड कमजोर हुई तो पूरा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ही हिल सकता है। ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को मजबूती देते हैं। अच्छा, ये सारी बातें सिर्फ थ्योरी नहीं है। रियल लाइफ में कोर्ट्स इसी गोल्डन ट्रायंगल का इस्तेमाल करती है, खास तौर पर तब जब 2 फंडामेंटल राइट्स आपस में टकराते हैं। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, अक्सर ऐसे कॉम्प्लेक्स केसेस सामने आते हैं जहां 2 फंडामेंटल राइट्स में कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। जैसे यहाँ उदयपुर फाइल्स मामले का जिक्र है। एक तरफ था राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और दूसरी तरफ राइट टू लाइफ। ये एक क्लासिक डिलेमा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 आमने सामने हो तो कौन सा अधिकार ज्यादा भारी पड़ेगा, किसे प्राथमिकता दी जाएगी। और यहीं पर जुडिशरी का रोल बहुत क्रूशियल हो जाता है। कोर्ट का काम किसी एक अधिकार को दूसरे के ऊपर रखना नहीं है, बल्कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के प्रिंसिपल को यूज करते हुए दोनों के बीच एक बैलेंस बनाना है, एक ऐसा संतुलन जिससे दोनों अधिकारों का एसेंस बचा रहे। चलिए, तो अब वक्त है एक क्विक रीकैप का। जो कुछ भी हमने आज समझा उसे की पॉइंट्स में दोहरा लेते हैं। पहला, आर्टिकल 14 ये स्टेट की मनमानी पर रोक लगाता है। दूसरा, आर्टिकल 19 ये हमें जरूरी आज़ादियां देता है लेकिन रीजनेबल लिमिट्स के साथ। तीसरा, आर्टिकल 21 ये सिर्फ जीने का नहीं बल्कि डिग्निटी के साथ जीने का हक है। चौथा, गोल्डन ट्रायंगल ये तीनों अधिकार एक साथ पढ़े जाने चाहिए। और पांचवा, जुडिशरी का रोल अधिकारों को चुनना नहीं बल्कि उनमें बैलेंस बनाना है। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। हमारे साथ @अनमोल वचन 1 पर जुड़ें। नमस्कार।